मैंने रिसेंटली एक जिज्ञासा पे एक वीडियो बनाया था फ्रांस के बैटल के बारे में। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1940 में मई के महीने में जब जर्मनी ने फ्रांस को इन्वेड किया था, और देखते ही देखते 6 दिनों के अंदर फ्रांस को उन्होंने अपने घुटनों पे ले आए थे। इसके बारे में मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था। तो उसमें उस वीडियो में एक जगह पे मैंने बोला है कि कैसे जब फ्रांस के लोग ऑलमोस्ट मतलब उनकी हार एकदम निश्चित हो चुकी थी, और हुआ क्या था कि कुछ फ्रेंच और ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्सेस के कुछ फौजी थे, 3 लाख से भी ज्यादा फौजी, वो पीछे हटते 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 फ्रांस के कुछ जो इंग्लिश चैनल है, सो बेसिकली मैप देखेंगे अगर आप तो आपको नजर आएगा, पहले फ्रांस है, फिर बीच में इंग्लिश चैनल, मतलब बहुत पानी की बहुत बड़ी बॉडी है, उसके बाद फिर ब्रिटेन, ये बीच में इंग्लिश चैनल है। तो हुआ क्या था कि फ्रांस में जो ब्रिटिश और फ्रेंच सोल्जर्स थे 3 लाख से ज्यादा, वो पीछे हटते 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 जर्मन लोगों से हटते हटते वो पहुंच गए थे कैले और डनकर्क वाले बीचे से पहुंच गए थे। और सोचिए 3 लाख से ज्यादा फौजी वो वहां पे इकट्ठा हो चुके हैं। इसके ऊपर मूवी बनी, आपने देखा होगा शायद, तो कितने सारे फौजी थे वहां पे। अब वो कुछ कर तो सकते नहीं क्योंकि वो बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि एक तरफ तो पानी है, आगे कुआं पीछे खाई, एक तरफ पानी है इंग्लिश चैनल, तो भाग नहीं सकते, और आगे तो ब्रिटिश जर्मन लोग आ रहे हैं तो वहां भी निकल नहीं सकते। तो फाइनली ये डिसाइड किया गया कि इन लोग को ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां से इवैक्यूएट करेगी और इंग्लिश चैनल के थ्रू अपनी शिप्स के थ्रू ब्रिटेन में लेके आ जाएंगे, ये डिसाइड हुआ। बट हो ये रहा था कि जर्मन जो एडवांस है, जो उनके उनके तरफ बढ़ रहे थे, वो इतना तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि चर्चिल और ब्रिटिश जितने भी लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप, कोई बात मान चुकी थी कि यार ये अब ना ऐसे निकाल नहीं सकते, कोई पॉइंट नहीं है, यहां जितने भी फौजी बचे हैं अब वो गए, अब वो पहुंच गए जर्मन लोगों के हाथ में, हम कुछ नहीं कर सकते, गिव अप मार चुके थे वो लोग। परंतु जो जर्मन पैंजर डिविजन्स मूव कर रहे थे डनकर्क के ऊपर, वो पहुंच जाते 24-25 तक, वो आराम से डनकर्क पहुंच के उन सबको पकड़ लेते। परंतु 24 मई को एक ऑर्डर आया, कहां से? हिटलर से। हिटलर ने अपने पैंजर डिविजन्स को ऑर्डर दिया कि रुक जाओ, डनकर्क पे मूव मत करो, और रुक जाओ, और जितनी बारी बाकी पीछे इन्फेंट्री है उनको कैचअप करने दो, कंसोलिडेट करो और रिपेयर वर्क कर लो अपने टैंक्स में, और फिर आगे मूव करना। सारे जनरल्स, जो उसके जनरल्स थे, जो उसके पैंजर डिवीजन के जितने भी कमांडर्स थे, वो सब हैरान हो गए कि क्यों रोक रहे हैं, अरे अभी हम पहुंच जाएंगे, अगर डनकर्क तुरंत पहुंच जाएंगे एक दिन के अंदर, सबको पकड़ लेंगे और इतनी बड़ी जीत होगी, फ्रेंच आर्मी की कमर टूट जाएगी, ब्रिटिश लोगों की बहुत बहुत बड़ी हार होगी, ये रोक क्यों रहा लास्ट मोमेंट पे? बट हिटलर ने रोका 24 मई को। अब हिटलर ने क्यों रोका इसके बारे में एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि हर डिफरेंट हिस्टोरियंस की अगर आप बुक्स पढ़ेंगे, डिफरेंट मटेरियल पढ़ेंगे, तो आपको अलग अलग वर्जन मिलेंगे। जो 2 वर्जन मैंने पढ़े हैं, वो एक वर्जन तो ये है कि देखिए, शुरू से ना हिटलर का प्लान क्या था कि उसको यूरोप पे पूरी तरह कब्जा करना था। अब जो ब्रिटेन है वो एक आइलैंड नेशन है तो यूरोप का हिस्सा, बट आइलैंड नेशन है, दूर है, मेन यूरोप में उसकी ज्योग्राफिकली लिंक नहीं है, वो अलग है, एक टापू। तो उस वजह से उनकी नेवी बहुत शक्तिशाली थी ब्रिटेन लोगों की उस जमाने में। तो हिटलर का प्लान ये था कि स्टीफन प्लान की तरह, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनका प्लान था कि पहले वो उनका जो मेन एनिमी रशिया है, सोवियत यूनियन, उसके पहले वो लोग अटैक करेंगे फ्रांस के ऊपर। फ्रांस छोटा कंट्री है, उसको जीत लेंगे, उसके बाद फुल फोर्स में वो अटैक करेंगे रशिया के ऊपर, सोवियत यूनियन के ऊपर। ये उनका प्लान था। इस पूरे प्लान में उन्होंने ब्रिटेन को ये सोचा हुआ था कि ब्रिटेन को अगर हमने एक बार फ्रांस को हरा दिया ना, और उसके बाद सोवियत यूनियन को हरा दिया, तो ब्रिटेन लोग ऑलरेडी अपने आप बोलेंगे वो लोग कि ठीक है यार, हम लोग को ना अब लड़ाई नहीं करनी है, हम अब पीस के लिए मंजूर हैं, हम शांति प्रस्ताव आपका मानेंगे, आर्मिस्टिस करेंगे। ये बात हिटलर जानता था, उसको कोई इंटेंशन नहीं था कि ब्रिटेन में जाके उन लोगों को हरा के, उसका शुरू से ये था कि बस मैं एक बार फ्रांस को हरा दूं तो ब्रिटेन लोग मेरी पीस को स्वीकार कर लेंगे। तो इस वजह से एक थ्योरी ये कहती है कि उसने इसलिए रुकवा दिया कि अगर उसने डनकर्क के उसके पैंजर डिवीजन वहां पहुंच जाते और पकड़ लेते सब लोगों को, तो जो ब्रिटिश जनता के मन में, ब्रिटिश लीडरशिप के मन में जो उनके अहम को जो आघात लगता कि यार इन्होंने ना हमारी आर्मी को पकड़ लिया है, सरेंडर करवा दिया, तो ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती। और बेइज्जती हो जाती है तो बहुत सारे देश ऐसे होते हैं, स्पेशली ब्रिटेन, यार उस जमाने में वो सुपर पावर होता था, तो अपने इतनी बड़ी सुपर पावर को आप अगर चोट पहुंचा रहे हो उसके ईगो को, तो ये एक तरह का रिस्क है। और अगर आपकी देश नहीं भी तैयार होगा लड़ाई करने के लिए, बट अगर उसको ऐसे चैलेंज कर दिया गया कि इसने हमारे लोगों को पकड़ा था, अब तो हम तुमको दिखाते हैं, आपने किसी को उंगली कर दी ना, उकसा दिया किसी को, तब फिर लोगों का मोराल एकदम अप हो जाता है। इस वजह से हिटलर बिना मतलब के उनको करना, मतलब उनको ना चोट पहुंचाना चाहता नहीं था। दूसरा रीजन, दूसरा एक बात ये भी थी यहाँ पे कि
हर इंसान ना, आज हम बात करते हैं जर्मन मिलिट्री के बारे में, फ्रेंच मिलिट्री के, ब्रिटिश मिलिट्री के बारे में, बट हर कमांडर अपनी मिलिट्री की स्ट्रेंथ और वीकनेस जानता है। हिटलर के बाद जानता था कि जो वो ब्लिट्सक्रीग को यूज करके इतना सक्सेसफुल हो गए थे फ्रांस में, उसकी कुछ अपनी लिमिटेशंस थी और वो इतना लगातार सक्सीड नहीं कर सकते। बहुत तो किस्मत थी, जर्मन एडवांस जो जीत गया था फ्रांस में आके, उसमें बहुत बड़ा तो योगदान उनकी किस्मत का था, कि बहुत अच्छी किस्मत थी कि ब्लिट्सक्रीग सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि वो बहुत रिस्क ले रहे थे। बट हर बार वो काम करे ये जरूरी नहीं है। इस वजह से उसने डनकर्क पे जो मूव है वो अपने पैंजर डिवीजन को उसने रुकवा दिया। ये तो है एक रीजन। जो दूसरा रीजन है जो लोग कहते हैं वो ये है कि जो हिटलर का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदा था, राइट हैंड मैन कहते हैं कभी, हरमन गोरिंग, वो लुफ्टवाफे का चीफ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो एक वेटरन पायलट भी था, तो ऐसा नहीं था कि कोई भी था, वो ही वाज एन इंपॉर्टेंट पायलट इन द जर्मन एयरफोर्स। उस बंदे ने ये बोला कि आप छोड़ दीजिए पैंजर डिवीजन को, वहां तक मत पहुंचने दो, उनको रुकवाओ और उनको थोड़ा सा ना लिंकअप करने दो इन्फेंट्री के साथ, उनको रीइंफोर्स होने दो, तब तक मैं अपनी एयरफोर्स से ही, इतने तो बीच पे इकट्ठे हैं सारे सोल्जर्स में, वहां पे से बॉम्ब्स गिरा गिरा के ना वहां डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इतना आसान है, सब सिटिंग डक्स की तरह है, कहीं कोई मुश्किल ही नहीं है, एयर सुप्रीमेसी तो है हमारे पास। ये बोल के उसने कन्विंस कर लिया हिटलर को। अब हिटलर भी कन्विंस हो गया, क्योंकि उसको था कि अब ये बोल रहा है तो सही होगा। उसके अलावा बहुत तो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि लुफ्टवाफे का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब उस हरमन गोरिंग ने ऑर्डर दे दिया कि हाँ भाई यहाँ डिस्ट्रॉय कर दो, बट जो जो एक्चुअली सब काम कर रहे थे वो लोग इफेक्टिवली नहीं कर रहे थे इस काम को। तो अल्टीमेटली वहां पे उस एरिया में जहां पे इवैक्यूएशन हो रहा था डनकर्क का, वहां पे जर्मन एयर सुपीरियरिटी बिल्ड नहीं हो पाई। रॉयल एयरफोर्स लगातार उनको रिपेल कर रहे थे और अल्टीमेटली जो ऑपरेशन डायनामो है, डनकर्क का इवैक्यूएशन, वो हो गया सक्सेसफुल। और सक्सेसफुल हो गया एक बार 26 मई को उन्होंने शुरू किया था और 4 जून तक सारे ट्रूप्स को उन्होंने वहां से निकलवा लिया। इसको चमत्कार कहते हैं, क्योंकि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश किंग और वहां की लीडरशिप ये बात मान चुकी थी कि 10% यानी 30,000 फौजियों को भी निकाल लिया अगर तो बहुत बड़ा चमत्कार होगा। बट उन्होंने 3 लाख से ज्यादा को निकलवा लिया था। और इसमें बहुत सारे इंडियन, बहुत सारे तो नहीं, बट इसमें इंडियन फौजी भी थे, डनकर्क इवैक्यूएशन में शामिल थे। कुछ फौजियों को इवैक्यूएट किया गया था, कुछ फौजियों को इवैक्यूएट नहीं किया गया था। अब देखिए, ब्रिटिश लोगों की ये बात है कि उन्होंने उस समय इंडिया पे राज करते थे, तो इंडिया के पास, उनके पास इतनी बड़ी आर्मी थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, तो कहीं से भी उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो इंडियन आर्मी के लोगों को भर्ती कर करके वो भेजते थे लड़ाई करने के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स ने भी सर्व किया है, बट अनफॉर्चुनेटली उनको वो क्रेडिट नहीं मिलता, उनके बारे में वो बात नहीं की जाती है। और फिर वही अल्टीमेटली बात है ना कि उस समय ब्रिटेन के हाथ में ताकत थी, तो ना इंडिया की जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में बात नहीं की जाती जनरली, या फिर साउथ अफ्रीका का जो कंट्रीब्यूशन था उसको भी काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि ये सब कॉलोनीज थी और अल्टीमेटली जो विक्टर्स थे वो वही अपनी बात करते हैं। बट अल्टीमेटली पॉइंट यहाँ पे ये है कि सब ये कहते हैं कि अगर वो 24 मई को हिटलर ने अपने पैंजर डिविजन जो रोल कर रहे थे डनकर्क पे तेजी से, उसको रुकवाया नहीं होता, तो शायद से डनकर्क का इवैक्यूएशन नहीं हो पाता और शायद से ब्रिटिश लोग मान लेते हिटलर की बात और शायद से लड़ाई इतनी आगे बढ़ती ही नहीं, और शायद से अल्टीमेटली मे बी जर्मनी वॉर जीत जाती। तो ये शायद वाले एलिमेंट्स बहुत है इसमें, बट ये बात है ना कि आप कह नहीं सकते कि एक चूक, एक चीज यहां से वहां हो जाती है हिस्ट्री में तो क्या बड़े बड़े रिजल्ट निकल आते हैं। और डनकर्क का वो सक्सेसफुल इवैक्यूएशन इसी चीज का एक उदाहरण है।